स्वागत है आपका 15वीं कक्षा में। यह हमारा 15वां सेशन है। अब तक हम देख चुके थे राजपूत काल को और अब आगमन है भारत में इस्लाम का। खासकर अगर हम देखें तो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और वहां से अरब से इस्लाम निकलता हुआ भारत पहुंचा। अगर हम देखें तो पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे, सबसे पहले तो दामाद ही अली थे, नवासे हसन और हुसैन। अगर हम देखें तो शिया और सुन्नी का विवाद रहा है और शिया अपनी जान बचाने के लिए दाहिर के पास पहुंचते हैं और वहां से नई चीजें घटित होती हैं। मगर यह हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है, तो जो इतिहास का हिस्सा है वह हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो भारत में मुस्लिम सबसे पहले 712 ईस्वी में आए और सबसे पहला जो आक्रमणकारी था जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम अरबी मुसलमान था, अरब का मुसलमान था। 712 ईस्वी में सिंध पर हमला करता है और सिंध पर उस समय जब हमला करता है और सिंध पर एक ब्राह्मण शासक बैठा हुआ है जिसका नाम है दाहिर। सिंध शासक दाहिर एक ब्राह्मण शासक है, वह युद्ध लड़ता है किंतु अंततः रावौर के युद्ध में वह पराजित हो जाता है। तो अगर हम देखें तो दाहिर पराजित होता है मोहम्मद बिन कासिम से रावौर के युद्ध में। बाद में इसकी पत्नी भी संघर्ष करती है किंतु जब बात सम्मान के लिए आती है तो दाहिर की पत्नी रानबाई और उसकी पुत्री दोनों जौहर कर लेते हैं। देखिए जौहर की परंपरा अगर हम देखें तो राजस्थान से निकलती हुई दिखाई देती है, किंतु सबसे पहला जौहर अगर प्राचीन काल से देखें तो सबसे पहला जौहर आपको ब्राह्मण शासक की पत्नी द्वारा दिखाई देता है, रानबाई के द्वारा। जौहर होता क्या है, तो जौहर को समझना है तो जौहर यह है कि आग जलाई जाती थी, उसमें महिलाएं अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर लेती थी, यानी कि अपना आत्मदाह कर लेती थी। तो यह सम्मान के लिए होने वाला एक मतलब समझिए सम्मान के लिए अपने प्राण त्याग रही है महिलाएं। तो दाहिर की पत्नी रानबाई तथा पुत्री ने जौहर कर लिया। तो अंततः अगर देखें तो मोहम्मद बिन कासिम के सामने सारा संघर्ष समाप्त हो गया। तो यह संघर्ष जब समाप्त हुआ और अगर देखें तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला क्यों कर रहा है, तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर इस्लाम में एक शिया समुदाय है और एक सुन्नी समुदाय है। तो सुन्नी समुदाय लड़ता हुआ शिया समुदाय के कुछ संत या फिर कहें सैयद वो रह रहे थे दाहिर के यहाँ। तो दाहिर के यहाँ जो शिया सैयद रह रहे थे उनको मारने के लिए कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम आता है। और इसी का दूसरा कारण भी समझ सकते हैं कि यह हमला इस्लाम के प्रचार के लिए था तथा भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि उसकी ओर सभी खींचे चले आते थे। अगर अरब में देखें तो रेत है, वहां उतना धन्य धान्य नहीं है, किंतु भारत में नदियों और यहाँ की चट्टानों की वजह से इतना सारा अच्छा खासा अनाज भी है और धातु की पूर्ति भी होती है। तो आर्थिक स्थिति और इस्लाम के प्रचार के कारण मोहम्मद बिन कासिम इधर आता है। दूसरी बात 712 के बाद सीधा हमला 1000 में होता है। वो कह रहा महमूद गजनवी। ये 300 साल का जो इतिहास का गैप है, आप समझिए कि मुस्लिम इधर क्यों नहीं आए, तो उसका कारण कहीं ना कहीं सिसोदिया राजवंश के बप्पा रावल नहीं। सिसोदिया राजवंश का राजस्थान में इतिहास पढ़ाया जाता है मगर उत्तर भारत के इतिहास में उनका कम नाम है। बप्पा रावल सिसोदिया राजवंश में ही, जिस वंश में महाराणा प्रताप बाद में पैदा हुए, बप्पा रावल ने जब यह सुना कि ऐसा हुआ है तो वह उनके खिलाफ मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध करते हैं और उन्हें घसीट देते हैं पीछे तक। तो कई वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारी भारत की तरफ मुंह नहीं करते हैं। तो ये 300 साल का गैप बप्पा रावल के कारण हमें दिखाई देता है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में बप्पा रावल का एक विशेष स्थान है। अब हम देखें तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद दूसरा आक्रमणकारी हमें जो दिखाई देता है वह महमूद गजनवी, यमीनी वंश या गजनवी वंश माना जाता है। जहां मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी मुसलमान है जबकि महमूद गजनवी तुर्क मुसलमान है। गजनी यह एक जगह है अफगानिस्तान में, गजनी वहां का शासक था और 998 से 1030 यानी कि 32 वर्ष का शासन कर रहा है। किंतु भारत में उसने आक्रमण 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। आप समझ रहे हैं
1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण। तो इसका आधा क्या कहें, ज्यादा से ज्यादा समय भारत में ही बीता और लूटने में ही बीता। 1001 ईस्वी में यह जयपाल को पराजित करता है, फिर आगे बढ़ता है। 1009 ईस्वी में आनंदपाल को हराया। बाद में 1016 के आसपास वह मथुरा कन्नौज को लूट रहा है और यहाँ से धन संपदा लेकर जा रहा है। किंतु उसका सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण उसका आक्रमण या उसने सबसे बड़ी जो लूट की वो 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा और सोमनाथ मंदिर को तबाह कर दिया। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है जिसका बाढ़ में जीर्णोद्धार करवाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूट रहा। परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जब ये यहाँ से धन संपदा लूट कर जा रहा था, आप याद रखिए कितना धन संपदा लूटी थी कि जिसके सैनिक घोड़ों और ऊंट पर आए थे, इतना धन संपदा लूट लिए कि इनके पास घोड़े और हाथी नहीं मिले रखने के लिए, तो अपने सैनिकों को मार देता है और उनके ऊपर, घोड़ों के ऊपर उस धन संपदा को यहाँ से लेकर जा रहा होता है। लेने जाने के क्रम में जाट वहां पर आक्रमण करते हैं, उससे कुछ लूट लेते हैं। तो ये बहुत नाराज हो जाता है इस विषय में कि जाटों ने क्या किया, बीच में इनका रास्ता रोककर इनसे कुछ लूट लिया। क्या लूट लिया? जो भारत से ही लूट कर लेकर जा रहे थे। लूटा कहे या वापस लिया जाटों ने, वह चीज आपको देखने को मिलती है। यह नाराज हो गया। 1027 में 17वें आक्रमण, जो कि इसका अंतिम आक्रमण रहा, 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है। कहीं कहीं खोखर जनजाति बोला जाता है। तो 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है और यह इसका अंतिम आक्रमण रहता है भारत में। इसके साथ कई लेखक भी भारत आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो आए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, यानी भारत की खोज या भारत के विषय में बात। तो किताब उल हिंद या तहकीके हिंद एक पुस्तक है जिसके रचयिता हैं अल-बरूनी। दूसरा शाहनामा। शाहनामा पुस्तक लिखी है फिरदौसी ने, जिसमें कई सारे वर्णन मिलते हैं महमूद गजनवी के विषय में। इसके साथ कुतुबी नामक एक लेखक भी आता है, उसको देख रहे होंगे। तो किताबुल हिंद और शाहनामा इसके समय की पुस्तक है। किताबुल हिंद लिखी अल-बरूनी ने और शाहनामा लिखी फिरदौसी ने। दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न परीक्षा में सीधे सीधे से पूछे जाते रहे। अगर हम देखें इन दोनों को, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत में धन संपदा लूटना था। अगला अगर देखें तो मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी भी गौरी वंश ससवनी वंश का है। 1175 में सबसे पहले अगर हम देखें मुल्तान को जीतता है, किंतु इसके आक्रमण को रोकने का काम कौन करता है? तो समझिए हमने कौन सा वंश पढ़ा, चालुक्य सोलंकी वंश पिछली कक्षा में राजपूत काल में। तो वहां पर हमें मूलराज द्वितीय दिखाई देता है, मूलराज द्वितीय। तो 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय ने इसे पराजित किया और इसका गुजरात की तरफ आक्रमण को रोक दिया। तो ये वहां रुकता है। फिर मोहम्मद गौरी वापस लौटता है और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ता है और सामने खड़ा होता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अगर हम देखें तो यह ससवनी वंश के सामने खड़ा होता है और तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय गौरी को पराजित कर देता है और गौरी डर के कारण भाग जाता है घोड़ा लेकर। फिर वह लौटता है वापस और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। दोबारा 1 वर्ष बाद लौटता है कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध लड़ता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके अफगानिस्तान में लेकर जाया जाता है और उनको वहीं दफना दिया जाता है। एक बात और है, पृथ्वीराज चौहान को भारत में नहीं दफनाया गया था, अफगानिस्तान में उनको लेकर गए थे, अंधा कर दिया था उनको। चंद्रबरदाई भी इसको लिख रहे हैं पृथ्वीराज रासों में। और एक और बात, इन्हीं पृथ्वीराज चौहान की बाद में अस्थियों को लाने का कार्य शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति करते हैं। आगे देखें तो पृथ्वीराज चौहान हार गए। फिर उसके बाद युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है गढ़वाल वंश या राठौर वंश के एक शासक जयचंद के लिए, और कल हम उसको देख रहे थे। तो जयचंद और गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद पराजित होते और मारे जाते हैं और गौरी जीत जाता है। तो अगर हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान हारे, जयचंद हारा और
अंततः अगर देखें तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी स्थापित होने की स्थिति में आ गया है भारत में, और दिल्ली को अपनी भारत स्थित पूरे राज्य की राजधानी बनाने का कार्य करता है। इस सारी जीत में इसकी कहीं न कहीं एक गुलाम की भूमिका रहती है। वह बड़ी भूमिका में होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इसका गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका गुलाम था, उसने 1194 ईस्वी में अजमेर को जीता। अजमेर को जीतता है और अजमेर में हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ता है, और उन्हीं को तोड़कर उनके अवशेषों को दिल्ली लाता है, और उन्हीं अवशेषों से दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनाता है। तो अगर हम देखें तो दिल्ली में पहली मस्जिद जो बन रही है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बन रही है। दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवा रहा है। आगे देखें तो 1196 में जो अजमेर में संस्कृत पीठ थी, कलम पढ़ रहे थे, संस्कृत पीठ थी, उसको तोड़ने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, और उसको तोड़कर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़े एक मस्जिद का निर्माण करवा रहा है। यह एक मस्जिद है, ध्यान रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर हम देखें तो यह शब्द थोड़ा अटपटा लगता है, किंतु गौरी के विषय में कुछ जानकारी ऐसी है जो थोड़ा सा अलग है। गौरी यहाँ भारत में रहते हुए सिक्के चला रहा है। क्या चला रहा है? सिक्के। और सिक्के जो चला रहा है उस पे एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति है, तो दूसरी तरफ खुतबा पढ़वा रहा है, खुतबा लिखवा रहा है। तो यह गौरी के विषय में थोड़ी अलग बात है, और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि गौरी के सिक्कों पर किसकी आकृति थी। तो एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति थी और दूसरी तरफ खुतबा था। तो यह दोनों चीजें आपको समझने में आ रही है। देखिए एक और बात, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम है, और जब मोहम्मद गौरी मरता है तो मोहम्मद गौरी के अगर मृत्यु के विषय में देखें तो हम 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। समझिए बात को, मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु होती है। यह मरने के बाद यहाँ पर गद्दी पर बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक और स्थापना करता है गुलाम वंश की। यहाँ से गुलाम वंश और दास वंश की शुरुआत होती है, और यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। दिल्ली सल्तनत एक लंबा टाइम फेज है जो 1206 से 1526 तक चला, यानी कि बाबर के आने से पहले पूरे अगर देखें समय कालखंड को तो वह दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है। एक और नाम है इसके लिए, मामलुक वंश। तो ये जो समय रहा वह दास वंश, और फिर उसमें आगे वंश आगे बता रहे, तो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा है। दिल्ली सल्तनत में वंश हुए, सबसे पहला अगर देखें तो दास वंश 1206 से 1290 के मध्य रहा। फिर उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320, और फिर उसके बाद तुगलक वंश आया जो कि 1320 से 1414 के बीच में रहा। फिर सैयद वंश आया, सैयद वंश अगर देखें तो 1414 से 1451 के मध्य रहा। और फिर उसके बाद लोधी वंश आया जो कि 1451 से 1526 यानी कि बाबर के आगमन से पूर्व रहा। तो ये जो 5 राजवंश हैं यह दिल्ली सल्तनत के अधीन आते हैं। हम एक एक वंश को स्पष्टतः देख रहे होंगे आगे की कक्षाओं में। तो ये जो पूरा विषय है कि भारत में मुसलमान कैसे आए और किस क्रम में आए, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आता है। दूसरा महमूद गजनवी को देखें तो महमूद गजनवी भारत पर 1000 से 1027 के मध्य में 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका 1025 में 16वां आक्रमण रहा। सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा। दूसरा अगर देखें उसके बाद मोहम्मद गौरी हमें दिखाई देता है। मोहम्मद गौरी के विषय में अगर देखें तो उसके 3 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो यह तीनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।